वालेकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, आज से हम अपना लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। और हमने वन बाय वन करके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करना है। जैसे फिलहाल मैंने अभी मैथमेटिक्स उठाया है, इसके बाद हम जो है वो करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम पाकिस्तान स्टडी पे जाएंगे, पाकिस्तान हिस्ट्री पे जाएंगे, पाकिस्तान ज्योग्राफी पर भी जाएंगे। फिर उसके बाद हम इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो कि जीके में इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा जो सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जिस पर मैंने ज्यादा फोकस करना है, वो आपका करंट अफेयर्स है। उसकी रीजन ये है, लास्ट टाइम आप खुद भी देखो कितने एग्जाम्स हो रहे हैं और सब में सबसे ज्यादा जो है वो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अभी लास्ट टाइम कल जो जेपीसीएस हुआ, उसमें इतने ज्यादा करंट अफेयर्स थे कि ना पूछो। तो आपको कम से कम जो करंट अफेयर्स है लास्ट 5 इयर्स के, तो मस्ट करने ही पड़ते हैं। ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट कैसे करते लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका सवाल है, आप नीचे जो है वो चैट में करते जाएं, मैं साथ साथ आपको जो है वो उसका आंसर देती जाऊंगी। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, आज जो है वो हमारा एज अ डेमो क्लास है। तो क्योंकि मैंने मैथ सब्जेक्ट को सबसे पहले चूज किया है, क्योंकि मैथ जो है वो स्टूडेंट्स की बहुत वीक होती है और काफी प्रॉब्लम मैथ में से आती हैं और बच्चे जो है वो नहीं कर पाते। और आजकल जो मैथ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी टिपिकल आ रहे हैं, इजी बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम्स आजकल आ रहे हैं, उसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस थे। और बच्चे देख कर ही घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा सवाल है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, इंग्लिश को कैसे मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक सा टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, ये वैसे तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, जनरल बात है। आपको पता है कि परसेंटेज को ऐसे जो है वो परसेंटेज के साइन से डिनोट किया जाता है। और आपको पता है कि जो परसेंटेज है वो इक्वल होता है 1/100 के। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो कि आप सबको भी ऑलरेडी पहले से पता है। लेकिन मैं अपने सेशन में आपको हार्ड प्रॉब्लम्स करवाने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम में भी आएंगी। और मोस्टली मैं पास पेपर के ही क्वेश्चंस को उठाऊंगी, जो पास पेपर में जिस टाइप के, जिस पैटर्न के रिपीट हो रहे हैं। हम बेसिक से लेके एडवांस तक हर लेवल के मैथ को करेंगे, ताकि जो बच्चे वीक है मैथ में वो भी कर लें, जो बहुत अच्छे हैं उनको भी, उनके भी जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको समझ नहीं आ रहा, वो भी उनके साथ साथ क्लियर हो जाए। और साथ साथ मैंने आपको करंट अफेयर भी शुरू करवा देने हैं, यानी हम एट अ टाइम दो सब्जेक्ट्स लेकर चलेंगे, एक मैथ और दूसरा करंट अफेयर। इसको भी हम विद इन 10 या 15 डेज में कवर कर लेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लेंगे, लाइक पाकिस्तान स्टडी और पाकिस्तान जियोग्राफी, उनको भी मैं आपको एट अ टाइम साथ साथ स्टार्ट करवा दूंगी। इस तरीके से हम जो है वो अपने सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन जो है वो कवर कर लेंगे। और तैयारी मैंने आपको बहुत अच्छी करवानी है, लेकिन ये है कि आप मुझे जो है वो साथ साथ रिस्पॉन्स देते रहें। डेली का काम आप डेली करोगे, जल्दी आपसे हो जाएगा। अदरवाइज देखिए, मैं पढ़ाती जाऊंगी और आप नहीं करोगे, तो जाहिर बात है फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे आपकी फीस से किसी चीज़ से कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये है कि जो काम मैं दे रही हूँ, आपने उसको लाजमी करना है हर हाल में। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज है। परसेंटेज ये हमेशा याद रखिएगा कि 1% इक्वल होता है 1/100 के। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2% है, तो आपने क्या करना है, आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अगर मैं 2% की बात करूं या सवाल में कहीं पे 2% लिखा हो, तो आपने क्या करना है, आपने इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2%। ठीक है। और उसके बाद 2 जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 2/100। वो बात की बात है, हम इसे काटें, डिवाइड करें, जो मर्जी करें, मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, वो बात की बात है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि आपके पास सवाल इंग्लिश में लिखा होता है। देखें, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल चेक करें, मैंने लिखा है कि एन ऑफिसर सैलरी वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% इन 2023। अब पहले तो बच्चे स्टेटमेंट देकर ही घबरा जाएंगे, इतना बड़ा सवाल है पैराग्राफ वाला। और अभी लास्ट टाइम यही हुआ कि बच्चों ने यही किया कि मैथ की प्रॉब्लम को एंड में छोड़ दिया। और ये चीज थिंकिंग वाली होती है। और अगर आप एंड में छोड़ोगे, जाहिर बात है आप तुक्के ही लगाओगे। और बच्चे इतनी बड़ी स्टेटमेंट देकर घबरा जाते हैं, वो कहते हैं सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, वो तुक्का लगा के आ जाते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करे। बेशक उसने बड़े बड़े लाइंस दी हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना मुश्किल होता ही नहीं है, वो सिर्फ दिखने में हमें बड़ा लग रहा होता है। ये हमें इंग्लिश है मतलब समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होता, बहुत छोटा होता है, या तो कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है, और फार्मूला भी बच्चों वाला यूज हो रहा होता है, जो आप जनरल भी उसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा क्या होता है, देखें।
एन ऑफिसर सैलरी वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%। इसमें उसने क्या है कि एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी फर्स्ट, जो फर्स्ट सैलरी है वो इंक्रीज कितने परसेंट हो रही है, 15% जो है वो इंक्रीज हो रही है। याद रखिएगा ये परसेंटेज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते होते हैं, तो ये आपने मस्ट करना है हर हाल में। तो अब जो ऑफिसर की सैलरी 15% फर्स्ट टाइम में इंक्रीज हो रही है। अच्छा याद रखिएगा, जो मेरे नोट्स होंगे ना, मैंने अक्सर शॉर्ट जगह पे इंक्रीज के लिए ना ये एरो का साइन भी यूज किया है। फ्यूचर में जब मैं नेक्स्ट में जाऊंगी तो मैं आपके पास इंक्रीज के लिए ऊपर एरो का साइन यूज करूंगी, और लोअर के लिए या बिलो या डिक्रीज के लिए मैं लोअर वाले एरो का साइन यूज करूंगी। और ये मैं यूज नहीं कर रही, बल्कि डिफरेंट बुक्स में या राइटर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक लॉजिक है बात अंडरस्टैंड करने की। तो आपने परेशानी हो ना, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार टेस्ट था, उसमें भी ऐसी चीज लिखी हुई थी ये सिंबल, और बच्चों को पता नहीं चलता कि सिंबल है या चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं साथ साथ आपको सिंबल्स एवरीथिंग जो है वो डिस्कस करके बताती जाऊंगी, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप ये समझ के चले सवाल बहुत इजी है, आप जल्दी उसे कर सकते हैं। एन ऑफिसर सैलरी वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%। पहली बात आपको ये मेन बात ये गिवन थी, इसको देख के मैंने पिंक कलर से लिख लिया कि सैलरी जो इंक्रीज हो रही है कितनी हो रही है, 15%। और किस साल में हो रही है, 2023 में हो रही है। डन, ठीक है। इन 2024, अब 2024 में क्या हो रहा है, ड्यू टू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इट वाज फर्दर इंक्रीज्ड। ये जो लफ्ज है ना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। वो इस वजह से, बिकॉज जब आप हायर लेवल की प्रॉब्लम्स करते हैं तो इंक्रीज का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू होना, और डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू होना। तो खुद आप सोचो, ये मैथ है, इसमें अगर आपने हल्की सी प्लस या माइनस की भी मिस्टेक कर दी, आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट इज वाई ये इंक्रीज डिक्रीज इज बाय, ये जो वर्ड है ना इज बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश में जनरल पढ़ते हैं कि बाय, सिंपल बाय है, इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैथ्स की लैंग्वेज में इज का मतलब होता है इक्वल, बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वट का मतलब जिस चीज को आपने निकालना है, जिसे आप एक्स का नाम देते हो। ये मैं साथ साथ आपको करवाती जाऊंगी, फिलहाल मैं आपको जस्ट एक एज अ ओवरव्यू दे रही हूँ। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं साथ साथ आपको टैकल करके बताती जाऊंगी कि मुझे कैसे पता चला कि जहां पर मैंने मल्टीप्लाई करना है इधर मैंने एडिशन करना है, इधर मैंने इक्वल लिखना है, इधर नहीं लिखना, या प्लस कैसे आएगा माइनस कैसे आएगा। तो पहली बात आपने लिख ली कि सैलरी इंक्रीज हो रही है। सेकंड में उसने कहा कि 2024 में किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी सैलरी अगेन इंक्रीज हो रही है 10%। अब देखें, इधर भी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, इधर भी इंक्रीज हो रही है, तो यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये जो पिंक कलर वाली बात लिखी है ये भी आपके पास पॉजिटिव है 10%, ये भी आपके पास पॉजिटिव है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन का मीनिंग तो वैसे आपको आइडिया होगा। इन्फ्लेशन को सिंपल उर्दू में कहते हैं अफराते जर, ये आपने कभी पढ़ा होगा कि अफराते जर क्या चीज होती है, ये इन्फ्लेशन क्या चीज होती है, अक्सर ऐसे वगैरह पढ़ते हैं। तो सिंपल मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। अच्छा देखिए, जो हार्ड वर्ड आएगा मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, बिकॉज इंग्लिश में ये चीज आपको काम आ सकती है, कभी मीनिंग आ जाए उसमें काम आ सकता है, या कोई ऐसी चीज आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाए जिसमें इन्फ्लेशन का जिक्र हो, तो आपको अगर सही से इन्फ्लेशन का कंसेप्ट ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी चीज है, अगर उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन उस चीज को परचेज करने की जो पावर है वो डाउन हो जाए। यानी फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचें, जैसे आजकल है, अब देखिए हम कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हो, तो वहां पे देखिए सैलरी बहुत कम है, सैलरी कम है, लेकिन जो चीजें हैं आसपास की, जो रेट है हर चीज का, जैसे गंदम का हो गया, घी का, प्याज का, आलू का, हर चीज जो भी नॉर्मल चीज है उसके रेट ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सैलरी उतनी की उतनी ही है। पैसे हमारे नहीं बढ़े, सैलरी नहीं बढ़ी, बल्कि चीजों के रेट ज्यादा हो गए हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं इन्फ्लेशन आना। ठीक है, यानी पैसे की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, लेकिन जो चीजें हैं उनकी जो खरीद है वो क्या हो जाती है, उसकी खरीद भी डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी बात सैलरी नहीं होती, तो हम उस चीजों को बाय नहीं कर सकते ना। यानी कि हमारी सैलरी इतनी है ही नहीं, चीजें भी इतनी महंगी हैं कि हमारे पास पैसे ही कम है कि हम वो चीज बाय ना कर सकें। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन होना। तो ये जस्ट मैंने सिंपल आपको ओवरव्यू दिया। यहाँ पे देखिए वैल्यू इंक्रीज 10% थी, दो बातें आपको यहाँ समझ आ। मैं साथ साथ सन भी लिखती गई हूँ, ईयर लिखती गई हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए 2023 2024 आप ये यहाँ से चेक कर रहे हो कि वैल्यू पहले 2023 में इंक्रीज हो रही थी, 2024 में भी इंक्रीज हो गई, अब आपने देखा 2025 में क्या हो रहा है। ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन इट वाज डिक्रीज बाय 5%। और और आपके पास स्लो डाउन हो रहा है, किस में हो रहा है? इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन में इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज जो है वो नेगेटिव साइन को शो करता है। इसलिए अब जब भी आपने 5% लिखना है तो 5% के साथ आपके पास नेगेटिव का साइन आएगा। अब जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी तो वहां पर देखिए मैं नेगेटिव का वर्ड यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि लफ्ज डिक्रीज लिखा हुआ है इस वजह से।
तो अब इसका सिंपल सा अगला फ्लो चार्ट ड्रा करें तो आप देखें कि सबसे पहले वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी एक वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू ये थी, ये इंक्रीज हो रही है। सेकंड वाली वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, 2024 वाली। फिर उसके बाद 2025 वाली चीज अगेन डाउन हो रही है। और आपको पता है कि मैथ्स के अंदर जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो चीज ऊपर लेवल पे होती है वो पॉजिटिव होती है, जैसे ही वो चीज नीचे आती है तो वो डाउन यानी नेगेटिव में आ जाती है। उसी वजह से आपने अब डिक्रीज के साथ माइनस का वर्ड यूज करेंगे। अब ये आपने जनरल एक ओवरव्यू दिया है। फिर उसने कहा है कि इफ हिज सैलरी इन 2025 बिकेम रज दिस, यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन होगी, कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है, जैसे मैंने फिलहाल ये लिखी हुई है। लेकिन जाहिर बात है आपको एग्जाम में कुछ वैल्यूज चेंज होंगी, तो जो भी टोटल कीमत है वो यहाँ पे लिखी होगी एज, और ये आपकी टोटल वैल्यू है, टोटल सैलरी है ये। फाइंड हिज सैलरी इन 2022। अब आपने ये बताना है कि 2022 में उसकी सैलरी कितनी थी। अब ये चेक करें आप, 2023 का जिक्र किया है, 24 का जिक्र किया है, 25 का जिक्र किया है। अब वो पूछ रहे हैं कि 25 से पहले पीछे 2022 में सैलरी कितनी थी। अब आपने ये देख के हो जाना था कंफ्यूज, लेकिन इसको आप विद इन सेकेंड शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मैंने उनको कोई थ्योरी, बड़े बड़े इंग्लिश कुछ मैंने ऐसे लिख के सॉल्व नहीं किया। मैंने पहले ही लाइन पे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया है। शॉर्ट ट्रिक जारी बात है मैथ में फॉर्मूला ही होता है, बिकॉज फॉर्मूला मेन चीज है, ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, फॉर्मूलाज कम ही है। आप ये सोचिए परसेंटेज के अंदर तकरीबन 4 से 5 फॉर्मूला आ जाए जो हर क्वेश्चन में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक से फॉर्मूलाज है, ये आप याद कर सकते हो, और यही शॉर्ट ट्रिक होती है। इसके अलावा अगर आप इसको किसी और तरीके से करें या कहीं और से भी सर्च करेंगे तो उसने बहुत बहुत थ्योरी लिखी होगी, और थ्योरी वाली चीज आपको वहां जाके नहीं समझ आएगी, आपको उल्टा आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी थ्योरियां हमें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो शॉर्ट चीज शॉर्ट ट्रिक में आपको ने फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला ये है कि जब भी आपको ऐसे सैलरी का जिक्र आ जाए, या कोई चीज इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, कोई भी चीज, यहाँ पे उसने सैलरी की बात की है, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ आपको सैलरी के बजाय कुछ भी गिवन दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जनरल है, ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, या और साथ उसकी टोटल वैल्यू भी गिवन होगी, टोटल सैलरी जो है वो कितनी थी, ये चीज आपको पता होगी। तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये बताता है कि फाइनल सैलरी, ये टोटल वैल्यू भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, वो किसके बराबर होती है, इनिशियल वैल्यू के। इनिशियल वैल्यू वो होगी जिसको निकालना है। अब आपको कैसे पता चला इनिशियल को निकालना है, देखें 23, 24, 25, तो उसने 2022 का पूछा है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वैल्यू का। सो दैट इज वाई इनिशियल इज इक्वल टू एक्स। इस वजह से जो चीज आपको नहीं पता, जो चीज मिसिंग है, जिसको आपने फाइंड करना है, आपने उसको एक्स का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर इनिशियल है, 2023 से पहले 2022 आता है। इस वजह से ये इनिशियल चीज को आपने निकालना होगा और आपने इसे एक्स का नाम दे दिया, देना है आगे जाके। तो इनिशियल की जगह पे देखें, अब यहाँ पे नीचे चेक कीजिएगा मैंने कैसे लिखा हुआ है। देखिए इनिशियल की जगह पर मैंने एक्स लिख दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। यहाँ पर आप डॉट भी लिख सकते हो मैं, लेकिन डॉट एक होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर इशारिया का वर्ड यूज करी हूँ, सो दैट इज वाई मैंने डॉट नहीं यूज किया, मैंने क्रॉस यूज किया है। क्रॉस को एक्स मत समझिएगा, सिंपल एक्स लिखने में और ये लिखने में फर्क है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक करें 1+15/100। अब फॉर्मूला ये बताता है कि वन, आपने वन हर सवाल में करना है। फॉर्मूला में आपने इनिशियल मल्टीप्लाई 1 प्लस, यहाँ पे आप परेशान हो रहे होगे कि 15/100 कैसे आया, ये 15 यहाँ पर कैसे लिखा है। फॉर्मूला आपको बताता है कि वन का वन आ जाएगा, प्लस पहली वाली वैल्यू, पहली वैल्यू बिल्कुल शुरू में क्या लिखी हुई थी, 15 लिखी हुई थी। तो इस वजह से आपने फर्स्ट वैल्यू को आपने ऊपर लिखना है। फर्स्ट वैल्यू फिलहाल 15 थी, ओवर 100 आपके पास फिक्स रहेगा, ये पेयर ऑलवेज रहेगा। बदलेगी क्या चीज, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बदलेगी, वन भी फिक्स है और उसके अलावा 100 भी हमारे पास फिक्स है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। ओके डन। सिर्फ अपर वाली वैल्यू चेंज होगी, बाकी चीजें आपकी ऑलवेज फिक्स रहेंगी। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर अगेन वन, ये भी फिक्स है, 100 भी फिक्स है। अब आपने दूसरी वैल्यू पुट करनी है। देखिए पहले आपको 15 गिवन था, फिर आपको 10 गिवन है, अब आपने देखिए यहाँ पे 10 पुट कर दिया। एक बात याद रखिएगा, जनरल अगर फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ना इसे ए का नाम दिया जाता है, जहां मैंने 15 लिखा हुआ इधर ए लिखा होता है बुक्स में, या जहां भी आप सर्च करो, नेट पे भी सर्च करो, इधर बी होगा इधर सी होगा।
वो कहेगा कि ए आपके पास 15 के बराबर है, बी 10 है, और सी आपके पास 5 है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है हमारा इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप पहले उसको ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो। आपने विद इन सेकंड के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इतना वहां टाइम होता ही नहीं है। सो दैट इज वाई मैंने इसको ऐसे लिखा है। लेकिन अगर आप ज्यादा डीप करना चाह रहे हो तो आप ABC लिख दो, कोई इशू नहीं है अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन याद रखिएगा, मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। आप जो है वो ऐसे नहीं कर सकते कि अभी आप देख के चले जाओ और वहां जाके कहो कि मुझसे हो जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, स्टूडेंट्स चैट कर रहे हैं, एक मिनट क्या कह रहे हैं। ये देखने, अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप जस्ट मैथ पढ़ा रही हैं। फिलहाल मैंने मैथ स्टार्ट की है, ये क्योंकि एज अ डेमो था, लेकिन मैंने आपको सारे सब्जेक्ट कवर करवाने हैं, टेंशन बिल्कुल ना ले। हमने जल्दी से सब्जेक्ट कवर कर लेने हैं। हमारी डेली की जो है वो 1.5 घंटे की क्लास होगी, और हम एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। जैसे मैं पहले मैथ और करंट अफेयर्स, ये 2 मैंने पहले शुरू करवाऊंगी। जाहिर बात है हम एक दिन में सारे के सारे सब्जेक्ट्स तो कवर नहीं कर सकते ना। मैं सोशल स्टडी भी करवा दूं, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो मैथ भी, इंग्लिश भी, सोशल स्टडी, पाकिस्तान हिस्ट्री, करंट अफेयर, एक दिन में हम सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते। तो मैंने सारे करवाने हैं हमारे कंप्लीट सेशन के अंदर। हमारा 3 मंथ का सेशन है, और मैंने 3 मंथ के अंदर आपको लाजमी सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करवाने हैं। डेली मैंने आपकी लाइव क्लास लेनी है। ठीक है, क्लास की टाइमिंग जो है वो 7 PM होगी, डेली की डेली। और याद रखिएगा, वीक में हम जितना भी पढ़ेंगे, संडे को मैंने आपका क्विज भी लेना है। क्विज आपका ऑनलाइन गूगल फॉर्म पर हुआ करेगा। जो भी हम वीकेंड पे पढ़ेंगे उसका मैं आपको संडे को जो है वो क्विज लिया करूंगी, और एंड में आपको मार्क्स भी शो हो जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी जा रही है। और हर संडे आपका टेस्ट हुआ करेगा, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से अपने सिलेबस को कवर कर लें। लेकिन ये है कि आप जरिए बता साथ साथ अगर करते जाएंगे तो आपको ही आसानी है। चलिए आगे पढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा देखिए, मैंने ए की वैल्यू भी लिख दी, मैंने बी भी लिख दी, सी भी लिख दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहाँ पर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। क्यों माइनस है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि देखिए 5 के साथ मैंने कहा था वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज ऑलवेज माइनस को शो करता है। और ये इंक्रीज था, इसलिए 15 के साथ पॉजिटिव आया, 10 के साथ इंक्रीज था। सो दैट इज वाई यहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव आया। देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही मेन लाइन है। अगर आपने ये लिख ली, आप आराम से आगे कर सकते हो। अगर आप ये लाइन ही ना लिख पाए, आपको ये ना समझ लगे कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, आपसे नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैथ में सबसे जो मेन कंसेप्ट है आपका, वो फॉर्मूला होता है। अगर आपने ये लाइन लिख ली, आप आगे चिट्टा हो, आपने बस प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप सेकंड भी नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे। तो देखिए अब इनिशियल में एक्स की जगह पर देखिए एक्स आ गया। अब 15 को सिंपल 100 पर डिवाइड कर लें, उसमें +1 कर लें। वो आपके पास वैल्यू की देखिए क्या आपको पता है कि 15/100 को हम 0.15 लिख सकते हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे लिख सकते हैं। ये ना फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन को आप, जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है डेसिमल वाली, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? देखिए ये 15 का 15 लिखते हो ऑलवेज, जो भी नंबर गिवन होते हैं आप सबसे पहले वो लिखते हैं। ठीक है, इशारिया की जगह पर नीचे 1 आता है, और इशारे के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 और 2 नंबर्स हैं, इसलिए आपके पास 2 0 आते हैं। ये बात याद रखिएगा। देखिए मैंने कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली इस तरीके से आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा फ्यूचर में जब आप जाएंगे आपको ना डेसिमल में वैल्यूज गिवन होंगी, आपने डेसिमल को करना होगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो ये तरीका आप समझ लो, आप आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी बात है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लें, मैं अगेन भी आपको साथ साथ जो है वो रिवाइज करके बताते जाती हूँ। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही क्लास के अंदर, तो आप जो है वो मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फिर देखें, ये आपके पास 1/100 लिखा है। अच्छा याद रखिएगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। क्यों? अब मुझे जबानी याद है कि ये 100/10 है, मुझे पता है ये से कैंसिल हो जाएगा, और 1/10 बच जाएगा। 1/10 को 0.10 लिखा जा सकता है। अब मुझे कैसे पता चला? ये बेसिक सी बात है, हर क्वेश्चन में तकरीबन ये चीज अप्लाई हो रही होती है, बच्चों वाली बात थी। तो जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे आपको चीज याद हो जाएगी, और जब आप टेस्ट देने जाओगे और ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, आप जुबानी भी लगा सकते हो, उल्टा आपको इससे ज्यादा इजी रह जाएगा। फिर 1 - 5/100 है। फिर 5/100 को आप सिंपल ऐसे भी कट कर सकते हैं, 5 2 10 0 आ जाएगा। 1/20 सिंपल डेसिमल में करें, 0.05। जस्ट फिर सिंपल देखिए, आपने वैल्यू को प्लस किया, इसको माइनस किया। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मैम ये इक्वल टू फाइनल सैलरी कहाँ गया? मैंने इसको बाद में लिखा है। इसको आप लेफ्ट पर भी लिख सकते हो, राइट पे भी लिख सकते हो। इक्वल से कुछ नहीं होता, इसको आगे पीछे किया जा सकता है। इसलिए इक्वल करके मैंने लास्ट में फाइनल सैलरी लिख दी। फाइनल सैलरी जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो आपने लिख देनी है। यहाँ पर गिवन है 87885, मैंने वो लिख दी सिंपल। तो मैंने प्लस माइनस किया, ये आ गया। और एक बात याद रखिएगा, ये वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये सारी की सारी।
आपने इसको इसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है वैसे आ रही है 1.20175। आपको पता है कि जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो एक वहां पर जाकर डिवाइड हो जाता है। सो दैट इज वाई ये जो पूरी वैल्यू का आंसर था ना 1.20175, ये यहाँ पर आकर हो गया डिवाइड। देखिए मैंने डिवाइड किया तो ये चीज लेके सिंपल डिवीजन की ये वैल्यू आ गई। डिवीजन नहीं भी अगर आप कर पा रहे हैं ना, इसको आप सादा करो, डेसिमल में कन्वर्ट, कैंसिलेशन कर दो। टेबल तो आपको सिंपल आते होंगे ना, टेबल आने चाहिए, याद रखिएगा, टेबल के बगैर आपसे हल नहीं होने वाला। टेबल इशू क्रिएट करेगा आपको। क्योंकि अक्सर बच्चे ना यही कह रहे होते हैं कि मैम वो टेबल से नहीं हो रहा, हमें एक तो पहाड़े भूल जाते हैं। तो 15 तक टेबल अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि सारी बात है, हम बंदे ने बचपन में पढ़े होते हैं, अब बड़े होकर नहीं रिवाइज किए होते, तो आप इसको एक बार कर जाइएगा, आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये एक्स की वैल्यू निकल गई, और एक्स आपके पास क्या चीज थी, वो सैलरी थी 2022 की। फाइंड ही सैलरी इन 2022। अब 2022 में उसकी सैलरी कितनी निकली है, अब ये उसकी सैलरी थी 2022 में। ठीक है। तो देखें, सिर्फ एक लाइन का कमाल था। वो लाइन कौन सी थी, ये फॉर्मूला वाली लाइन थी जिसे मैंने शॉर्ट ट्रिक का नाम दिया हुआ है, यही चीज थी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं जब आप अपने नोट्स में करवा रही हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन ना बार बार रिपीट नहीं करवाने वाली। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन था, अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दूंगी। आप बस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रैक्टिस के लिए, आप आराम से कर सकते हो। मैंने कोशिश यही की है कि मैं हर वो सवाल करवाऊं जो एग्जाम में आता है और डिफरेंट टाइप का एक दूसरे से। जरा मेरा सेम सेम अगर मैं करवाते रहूं, मुझे तो कोई फायदा नहीं है, आपको भी नुकसान है इस चीज का। तो इस वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो रिपीट हो रही है, मैं सिर्फ वही आपको करवा रही हूँ। फजूल एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करवा रही। जारी बात है, फजूल करवाने से आपका टाइम वेस्ट, मेरा भी वेस्ट है, हर हवाले से वेस्ट है। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा चीज स्टडी करे। सो दैट इज वाई इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवा रही हूँ। और परसेंटेज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने खुद भी देखा होगा कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 80,000 इन 2020। अब 2020 में जो पॉपुलेशन है सिटी की वो कितनी है, ये है। अब यहाँ पर ये मैंने वैल्यू दी है, एग्जाम में आपको कोई भी गिवन हो सकती है, लेकिन आपको ये पता है कि ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा याद रखिएगा, पीछे वाला सैलरी से रिलेटेड था, यानी कोई चीज इंक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, ये पॉपुलेशन है। मतलब वो एक चीज थी, और ये आपके पास आबादी है, यानी कि वो ह्यूमन थी, और वो आपके पास चीज लाइव नहीं थी, ये आपके पास अलाइव है ये चीज, ये ध्यान रखिएगा। ईच ईयर इट इंक्रीजेस बाय 8%, और हर साल वो 8% इंक्रीज हो रही है। एक बात यहाँ मायने बिठा लें, आगे भी फ्यूचर में ऐसा होगा कि ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है ना, ये वैल्यू, इसको ना अक्सर रेट पढ़ा जाता है आर। मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के। वो सवाल बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। वो ये एनटी निकाले, साल में उसकी कितनी इनकम थी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसके भी लेंथी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट उसकी बड़ी मुश्किल दी होती है, और डिस्काउंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रेट वाले सवाल आते हैं। तो वहां पर ना जब भी परसेंटेज लिखा होगा, ये ऑलवेज रेट को ही रिप्रेजेंट करेगा, और रेट को मैंने हर जगह पे आर, स्मॉल आर इस्तेमाल करूंगी, ये याद रखेगा। बस ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आगे जाके मैं ये चीज यूज करूंगी। बट ड्यू टू माइग्रेशन 2000 पीपल लीव द सिटी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। और माइग्रेशन की वजह से 2000 के करीब लोग जो है वो साल के आखिर में जो है वो अपने सिटी को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जैसे आपको पता है आजकल हो रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अब 3 साल बाद ये बताएं कि उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी। अब एक चीज याद रखिएगा, पिछले सवाल, ये सवाल पिछला वाला इसे चेंज है, वैसे मैंने डिफरेंट ही प्रॉब्लम्स ली हैं, मैंने सेम बार बार रिपीट नहीं की। अब देखिए यहाँ पे ना, पिछले सवाल में आपने सैलरी बतानी थी कि 2022 में कितनी सैलरी है, और आपको आखिर में सैलरी के साथ कोई वैल्यू गिवन नहीं थी। एंड में चेक करें, जिस चीज को आपने फाइंड करना था यहाँ पे, फाइंड ही सैलरी 2022, इधर आपको कोई कीमत या सैलरी की वैल्यू गिवन नहीं थी। सो दैट इज वाई आपने उसे एक्स का नाम देके हल कर लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एंड में वो बता रहा है कि आपने क्या करना, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। ये फिक्स कर दिया पोजीशन कि आपने 3 साल की उसकी बतानी है। यहाँ पे 3 डिजिट आपको गिवन हो चुके हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम दूसरे के साथ चेंज है। वरना आप ये भी सोच सकते हो कि मैम इधर भी तो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, पीछे भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो हमने सेम फॉर्मूला यहाँ पर क्यों अप्लाई नहीं किया। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं जिसकी चीजें, रिक्वायरमेंट्स आपको गिवन हो। डायरेक्ट आपने ये नहीं है कि जो दिल में फॉर्मूला है वहां लिख के आपने देख लिया। आपने ये सोचना है कि जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो, क्या उससे रिलेटेड चीजें गिवन है कि नहीं गिवन। इसमें आप चेक करें, फॉर्मूला पॉपुलेशन के हवाले से है, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज है सैलरी वाली उस चीज से। तो फॉर्मूला आप याद रखोगे, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट। पी एन का मतलब होता है पॉपुलेशन, एन आपको वो वैल्यू होगी जो गिवन है। यहां पर देखें, आपको एन जो है वो 3 गिवन है।
यहाँ पर 4 भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम में 4 भी आ सकता है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है। तो जो भी आएगा यहाँ पर आपने उसको एन ही कंसीडर करना है। एन की वैल्यू आपके पास 3 है, इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट का मतलब होता है आपकी इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू। आपको पता है ना कि पी नॉट किसी भी चीज की स्टार्टिंग वैल्यू होती है, जीरो वैल्यू होती है उसका इनिशियल पॉइंट होता है। तो पी नॉट उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी। और ये चीज याद रखिएगा, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 80,000 इन 2020। 2020 से वो बात शुरू कर रहा है। और अगर वो 2020 से बात शुरू कर रहा है, इसका मतलब जो पी नोट होगा, जो शुरू वाली पॉपुलेशन है, वो ये होगी। तो इसका मतलब पी नोट आपके पास ये है इस फॉर्मूले में। बाकी वन फिक्स रहेगा, प्लस R/100। आर जो है वो रेट को शो कर रहा है, और मैंने आपको खुद बताया था कि परसेंटेज जो होता है, वो परसेंटेज के साथ जो भी नंबर होता है वो आपके पास ऑलवेज रेट होता है। और इस वजह से आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 8 है। देखिए मैंने R8 लिखा हुआ है। पी नॉट मैंने कहा था इनिशियल पॉपुलेशन है, वो आपके पास 80,000 है। उसके बाद बट ड्यू टू माइग्रेशन 2,000 पीपल लीव द सिटी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। और जो लोग सिटी छोड़ रहे हैं वो कितने हैं, 2,000 है। अब यहाँ पे चेक करें, पीपल लिविंग पर ईयर, उसकी वैल्यू आपको गिवन है, लिविंग पीपल की 2,000 है। डन। देखिए आपको सारी चीजें गिवन है। और 1 प्लस आर फिर अगेन रिपीट हो रहा है। आर की वैल्यू आपको जबानी पता है, 8 है। एन की वैल्यू कितनी है, फिर से 3 है। -1 कर दोगे, फिर आर की वैल्यू क्या गिवन है, अगेन 8 गिवन है। वो आपको पता है ऑलरेडी। बाकी 100 फिक्स रहेगा, वो आपने चेंज नहीं करना। अच्छा याद रखिएगा, ये जो ओवर में 100 लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा हुआ है, जो रेट होता है ना उसको ऑलवेज ओवर में लिखते हैं, R/100। ये हर जगह आप ऐसे ही करोगे, जब भी रेट का जिक्र आ रहा होगा ना, तो रेट का जो मर्जी फॉर्मूला हो ना, तो R/100 ही होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऐसी वैल्यू होती है जो परसेंटेज की शक्ल में होती है। सवाल में खुद आप चेक करो, 8% लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सिंपल कन्वर्ट करूं तो 8 का 8 आ जाएगा। और परसेंटेज किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है ना। देखिए 1/100, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो रेट की वैल्यू इसलिए ओवर 100 की शक्ल में होगी ऑलवेज। ये तभी रेट को शो करेगा क्योंकि रेट ऑलवेज परसेंटेज में होता है, इसलिए उसने ओवर 100 लिखा हुआ है। अब आपको बात समझ आ गई। सबसे मेन चीज तो फॉर्मूला था, बाकी बात आसान है। आपने सब वैल्यू, सबसे पहली बात होता है फॉर्मूला। सेकंड चीज होती है आपको ये पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू किस किस की है। रेट यहाँ पर क्या है, एन आपके पास क्या चीज है, उसके अलावा टोटल पी नोट क्या है, एन क्या है, लिविंग पीपल की वैल्यू क्या है। एक तो ये चीज थोड़ी सी बच्चों को टिपिकल लगती है, सवाल में उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वैल्यू कौन सी किसकी वाली की बनी। तो अब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि ऐसे ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखें, एन की जगह देखिए मैंने सिंपल 3 रखा। पी नॉट, सिंपल पी नॉट की वैल्यू गिवन थी 80,000, वो रखा। 1 प्लस आर की वैल्यू क्या गिवन थी, 8 थी, आपने 8 रखा। एन की वैल्यू 3 देखिए 3 रखा। पीपल लिविंग पर ईयर, जो भी वैल्यू गिवन है, देखिए यहाँ पे 2,000 है, आपको 4,000 भी हो सकती है, आपको 100 भी हो सकती है, आपको 50 भी हो सकती है, जो भी वैल्यू है वो यहाँ लिख दें। वैसे मैं आपके नॉलेज की बात बताऊं, एग्जाम में ना ज्यादा बड़ी वैल्यूज वो नहीं देता होता। वो इसकी रीजन ये होती है क्योंकि वहां पे एक तो इतनी स्पेस भी नहीं होती है, आपको पता है टेस्ट के अंदर। और एक तो ये टेस्ट वाले जो है वो आपको लिखने भी नहीं देते साइड पर, कि भाई आप साइड पे ना लिखो, ये भी इनका इशू हो जाता है। और स्पेस नीचे गिवन होती है लेकिन वो बहुत छोटी होती है, और मैथ के लिए वो स्पेस आपकी इनफ नहीं होती, क्योंकि अगर आपको बड़ी वैल्यू दे दे मल्टीप्लाई करते करते, वो तो स्पेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो थोड़े बहुत इशू हो जाते हैं। तो बच्चे भी मुझसे डिस्कस कर रहे थे इस इशू के बारे में। तो अब देखिए 2,000 है, बट ये मैंने एज अ प्रैक्टिस के लिए दिया, तो अब परेशान मत होइएगा। वैल्यू आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा जब आप बड़ी वैल्यू से करोगे, आप छोटी वैल्यू को ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। तो बड़ी वैल्यू से ही आप प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी खासी कर सकते हैं। जब आप छोटे पे जाएंगे आपको बिल्कुल बच्चों वाली प्रॉब्लम लगेगी, इतना आपको वो इजी लगेगा। मल्टीप्लाई, 1 प्लस आर की वैल्यू वही देखिए 8 की 1 थी, ओवर 100 पावर में 3 आ गया, -1 ओवर वैल्यू। देखिए सिंपल सी बस वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद तो आप आराम से कर सकते हो। आगे तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, मेन चीज ही थी जो आपको नहीं आपसे होनी थी, या वैल्यू आपको निकालने का पता नहीं चल रहा होना था। अच्छा थोड़ी बहुत ना मैथ में आपकी इंग्लिश अच्छी हुई होनी चाहिए। उसकी रीजन ये होती है बिकॉज मैथ में ना मोस्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। और एक तो अगर आपको मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा बात का, तो वहां फंस जाते हो जाके। आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। जब आप सवाल नहीं समझोगे तो आप फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है। तो मेन चीज आपकी ये होती है। बाकी सिंपल। उसके बाद आपने क्या किया, अच्छा आपकी मर्जी है, एलसीएम लेके कर लो या 8 को 100 पर डिवाइड कर ले। अभी मैंने आपको वो डेसिमल वाला तरीका बताया था, ये वाला ऊपर चेक करें।
इस वे से कर लो, आपकी मर्जी है, या आप एलसीएम लो, लेकिन एलसीएम वाला तरीका टफ है, क्योंकि कुछ बच्चों को ना एलसीएम समझ नहीं आ रहा होता, थोड़ा सा ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहां जाके इतना टाइम भी नहीं होता कि आप एक एक वैल्यू को पकड़ो, ये करो वो करो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपल जल्दी से डिवाइड करें। डेसिमल में मैंने आपको भी कन्वर्ट करना सिखाया है, वैसे ही आप डेसिमल में करके उसमें वैल्यू को बस जस्ट प्लस कर लेंगे। उसी ट्रिक को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। करने के बाद देखिए मैंने सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में दरमियान में माइनस का साइन है वो लगाया, दोनों को आपने माइनस किया, और एंड में जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है। अच्छा, वैसे ना एक बात मैं आपको बताऊं, मोस्टली जब ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं ना, उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, इशारिया वाली। और अब बच्चे इधर परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं उनका अगर बटे में आए एक तो उनको डिवीजन करनी नहीं आ रही होती, यहाँ एक तो मसला हो जाता है। दूसरा, ये पॉइंट वाली वैल्यूज बहुत छोटी आती है, मैंने खुद भी देखा है बहुत पास पेपर्स में, जैसे 1.5, 2.5 या 1.27, हल्की हल्की वैल्यूज आ रहे होते हैं, बहुत वो टिपिकल नहीं देता। वो बस आपको ये चेक कर रहा होता है कि बच्चे को कंसेप्ट भी है कि नहीं है, या वो ऐसे ही उठ के आ गए। तो ये तब है कि जब आप बार बार प्रॉब्लम्स टैकल करें, मल्टीप्लाई करना सीखो, थोड़ा बहुत टेबल याद करें। माइनस वाली स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे खुद सोचो, अगर आप इसको माइनस करने बैठो, आधे बच्चे तो कैरी पर फंस जाएंगे, कैरी लेते लेते ही वो गलती कर देंगे। बेशक आपको कैरी लेना आता होगा, लेकिन वहां जाके जाहिर बात है थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी होती है, प्रेशर वाला टाइम होता है, वो गलती से अगर आपने एक नंबर भी गलत कैरी ले लिया, आपका तो आंसर ही रॉन्ग आ जाएगा बिल्कुल, तो इशू हो जाएगा। तो ये तब होता है कि जब आपने ज्यादा प्रैक्टिस की हुई हो, वरना ये मल्टीप्लाई माइनस करना इतना मुश्किल नहीं होता, ये तो सबको ही आता, ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करें, ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 25%। अब आप यहाँ पर देखिए, ये उसकी वीट की बात कर रहा है। ठीक है, अब वीट की जो प्राइस है वो 25% जो है वो इंक्रीज हो रही है। A family decided to reduce its consumption so that its expenditure increased by only 10%। यहाँ पर एक तो दो वर्ड कुछ जो हैं वो आपको मुश्किल दे सकते हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको पहले बात बताई थी, थोड़े से ना ये इंग्लिश के मीनिंग्स वगैरह याद रख लें। ये जो आपके पास एक लफ्ज लिखा है कंजप्शन, दूसरा आपके पास एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, आपको इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो आपके पास कंजप्शन होता है, इसका मतलब होता है कि आप चीज कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब होता है आप चीज कैसे जो है वो यूज कर रहे हैं। और आपके पास जो एक्सपेंचर है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी पैसा है आप उसको कैसे खर्च कर रहे हो। ये आपके पास चीज के तौर पे होता है, मैथ्स के अंदर चीज के तौर पे हो रहा है, और ये आपके पास मनी है, यानी कि पैसे को